इमेजिन कीजिए, भोपाल का एक पुराना गवर्नमेंट डेटा सेंटर। रात के करीब 2:15 बज रहे हैं। एसी डक्ट से ठंडी हवा चल रही है और सर्वर रैक्स की हजारों ब्लिंकिंग ग्रीन लाइट्स अंधेरे में एक अजीब सा पैटर्न बना रही हैं। इस सन्नाटे में सिर्फ एक 22 साल का एथिकल हैकर राघव अपनी स्क्रीन से चिपका बैठा है। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी साइबर मिस्ट्री में उतरने वाले हैं जो किसी साई-फाई थ्रिलर जैसी लगती तो है, पर दोस्तों ये बिल्कुल सच है और बेहद डरावनी भी। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी डिस्कवरी ने भारत के सबसे बड़े डेटा ब्लैक मार्केट को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। देखिए, राघव बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर था। वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी से लगने वाले गवर्नमेंट वेलफेयर पोर्टल को चेक कर रहा था। पोर्टल का डिजाइन एकदम बेसिक, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी आउटडेटेड। लेकिन तभी राघव ने रैंडमली एक हिडन एपीआई एंड पॉइंट हिट किया। उसने एंटर प्रेस किया और 1 सेकंड, 2 सेकंड, स्क्रीन पूरी तरह फ्रीज हो गई। उसके अगले ही पल जो हुआ, उसने राघव के होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर एक के बाद एक हजारों नहीं बल्कि लाखों डेटा रोज लोड होने लगी। एक तरफ लोगों के नाम और फोन नंबर्स थे, तो दूसरी तरफ उनके पूरे एड्रेस और आधार नंबर्स, और तीसरे हिस्से में उनका बैंक लिंकेज स्टेटस। किसान, स्कूल टीचर्स, आर्मी विडोज, कॉलेज स्टूडेंट्स, हर किसी का डेटा बिल्कुल खुलेआम वहां पड़ा था। ना कोई पासवर्ड, ना कोई एन्क्रिप्शन। राघव ने फौरन स्क्रीनशॉट्स लिए और घबराकर अपने सीनियर ऑफिसर मिश्रा को कॉल लगाया। उसने बताया कि भाई डेटा मिलियंस में एक्सपोज हो चुका है। लेकिन आपको पता है मिश्रा का रिएक्शन क्या था? उसने बड़ी शांति से कहा, लैपटॉप बंद करो और ऑफिस से निकलो। कोई पैनिक नहीं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके लिए यह पहली बार नहीं था। पेपर सेफ, रियलिटी अनसेफ। अगली ही सुबह दिल्ली में एक हाई लेवल साइबर कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है और इस पूरे सिस्टम का माइंडसेट वहीं खुलकर सामने आता है। उस कॉन्फ्रेंस रूम में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और आईटी ऑफिसर्स बैठे थे। प्रोजेक्टर पे एक बड़ा सा रेड अलर्ट ब्लिंक कर रहा था, अनऑथराइज्ड डेटा एक्सपोजर। लेकिन मिश्रा आराम से अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि सिचुएशन आखिर है क्या, तो उन्होंने बड़ी आसानी से बस 2 शब्द कहे, कोर सिक्योर। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं था, ये एक ब्यूरोक्रेटिक शील्ड है, एक ढाल है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक उनका सेंट्रल बायोमेट्रिक वॉल्ट टेक्निकली सेफ है, तब तक ऑफिशियली इसे हैक माना ही नहीं जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि बाहर आधे देश का पर्सनल डेटा लीक हो रहा हो, मीडिया को इजीली हैंडल कर लेंगे और इस लीक को बस एक थर्ड पार्टी इंप्लीमेंटेशन इशू का नाम देके टाल दिया जाएगा। अब एक तरफ तो इनका ऑफिशियल स्टैंड था कि भाई हमारा सेंट्रल वॉल्ट बिल्कुल सेफ है, पेपर पर सब ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। राघव ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि यह सिर्फ एक पोर्टल की प्रॉब्लम नहीं थी, पूरे इकोसिस्टम में ही दीमक लग चुकी थी। उसने अलग अलग स्टेट पोर्टल्स चेक किए और हैरात की बात यह है कि सबके सब खुले पड़े थे। वीक एपीआईज, अनसिक्योर्ड क्लाउड स्टोरेज, और हद तो तब हो गई जब एक मेजर सिस्टम का एडमिन पासवर्ड लिटरली एडमिन 123 निकला। मतलब ये लोग पूरे देश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी रैंडम एक्सेल शीट की तरह ट्रीट कर रहे थे। सेक्शन 2, द आइडेंटिटी इकोनॉमी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये सारा डेटा इन अनसिक्योर्ड गवर्नमेंट सर्वर्स से निकलता है तो आखिर जाता कहां है? जवाब है डार्क वेब और टेलीग्राम की अंधेरी दुनिया में, और वो भी सिर्फ 800 रुपए में। जी हां, सिर्फ 800 रुपए। इमेजिन कीजिए, इंदौर के किसी छोटे से साइबर कैफे में बैठा एक आदमी जिसका टेलीग्राम यूजर नेम DataKing_47 है, वो डंके की चोट पर एक इंडियन वेरीफाइड KYC पैक बेच रहा है। इस पैक में लोगों के आधार कार्ड्स, पैन डिटेल्स और फोन नंबर्स सब मौजूद हैं। और जब कोई खरीदार पूछता है कि क्या यह डाटा रियल है, तो तुरंत रिप्लाई आता है, लाइव एक्सेस भाई। पेमेंट होती है और ठीक 10 मिनट बाद 50,000 असली जिंदा इंसानों की आइडेंटिटीज एक जिप फाइल में ट्रांसफर हो जाती हैं। सिर्फ 800 रुपए में 50,000 जिंदगियां। और आपको लग रहा होगा कि यह सब ऐसी रैंडमली बिक रहा है। बिल्कुल नहीं। इस ब्लैक मार्केट का अपना एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। डेटा ऐसे ही नहीं बिकता, इसकी बाकायदा कैटेगरीज होती हैं, जैसे रूरल डेटाबेस, स्टूडेंट KYC या सीनियर सिटीजन पेंशन। हर कैटेगरी की अपनी एक मार्केट वैल्यू तय की जाती है। जो डेटा फ्रेश है, यानी अभी अभी लीक हुआ है, वो काफी महंगा बिकता है, और पुराना डेटा क्लियर एंड सेल की तरह सस्ते में निकाल दिया जाता है। सच्चाई ये है कि इंसानों की आइडेंटिटीज अब एक कमोडिटी बन चुकी हैं, एक प्रोडक्ट बन चुकी हैं, जिससे एक प्रॉपर मार्केट प्लेस में रोजाना ट्रेड किया जा रहा है। और बस यहीं पर एंट्री होती है वेटरन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मीरा सक्सेना की। मीरा आकर राघव को रियलिटी चेक देती है और समझाती है कि वो थोड़ा ज्यादा ही नाइव बन रहा है। देखिए, ये जो हो रहा है, ये कोई एक्सीडेंटल डेटा लीक नहीं है, ये एक प्रॉपर आइडेंटिटी इकोनॉमी है। एक ऐसी शैडो इकोनॉमी जहां आम नागरिकों का डेटा चुराया जाता है, उस पर प्राइस टैग लगता है और फिर उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके लोगों के साथ बड़े बड़े फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल फ्रॉड्स किए जाते हैं। चलिए समझते हैं कि यह पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है।
स्टेप 1 में स्कैमर को शिकार होने वाले व्यक्ति की सारी लीक्ड डिटेल्स मिल जाती हैं, आधार, घर का एड्रेस, यहां तक कि फैमिली मेंबर्स के नाम भी। स्टेप 2 में वो इन सभी डिटेल्स को मिलाकर एक ट्रस्ट वेपन तैयार करता है। अब सोचिए, जब कोई स्कैमर किसी को कॉल करके उसकी पूरी जन्म कुंडली उसके मुंह पर सुना दे तो आम आदमी को तो यही लगेगा ना कि सामने वाला कोई ऑफिशियल या बैंक अथॉरिटी है। फिर आता है स्टेप 3, जहां लोग डर कर या भरोसा करके अपना OTP खुद उन्हें दे देते हैं। और फाइनली स्टेप 4, फाइनेंशियल फ्रॉड। आजकल जो हम डिजिटल अरेस्ट्स, फेक लोन्स या बैंक टेकओवर्स के केसेस देखते हैं ना, इन सब की बुनियाद यही ट्रस्ट वेपन है। सेक्शन 3, द गोस्ट डेटाबेस। कहानी सिर्फ फ्रॉड्स तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि यहां से ये अपने सबसे भयानक मोड़ पर आती है। उसी रात मीरा राघव को एक सुनसान अबैंडन्ड वेयरहाउस में ले जाती है। वहां एक विसल ब्लोअर उनका इंतजार कर रहा था। ये एक ऐसा आदमी था जो खुद इस सिस्टम का हिस्सा रह चुका था और अब इस गंदगी से बाहर आना चाहता था, क्योंकि मामला अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो चुपचाप टेबल पर एक पेनड्राइव रखता है। इस पेनड्राइव में बैक एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लाइव लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे। राघव जैसे ही अपना लैपटॉप खोलकर उन सिस्टम्स में लॉगिन करता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि किसी का भी नाम टाइप करते ही उसकी पूरी जिंदगी, यहां तक कि उसकी हाई रेजोल्यूशन फोटोज तक तुरंत स्क्रीन पर आ जाती हैं। लेकिन तभी अचानक वेयरहाउस के बाहर ब्लैक SUVs आकर रुकती हैं। बिना किसी पुलिस लोगो या यूनिफॉर्म के हथियारों से लैस कुछ लोग, जो बेसिकली एक प्राइवेट रिकवरी यूनिट थे, वहां धावा बोल देते हैं। अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। अंधेरे में भागते वक्त उस विसल ब्लोअर को गोली लग जाती है और अपने आखिरी वक्त में वो राघव से एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो मार्केट को प्रोटेक्ट करते हैं। वहां से मीरा और राघव किसी तरह जान बचाकर एक टैक्सी में निकलते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है। राघव इस पूरे हादसे से पूरी तरह सदमे में है। वो मीरा से पूछता है कि आखिर उस मार्केट का मतलब क्या था। तब मीरा उसे समझाती है कि देखो, डेटा लीक अब कोई टेक्निकल मिस्टेक या एक्सीडेंट नहीं रह गया है। ये एक $multi-million इंडस्ट्री बन चुकी है। डिजिटल इंडिया में आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी ही सबसे बड़ी करेंसी है। एक सिंगल डेटा लीक का मतलब सिर्फ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चोरी होना नहीं है। एक लीक से उस इंसान की पूरी कॉपी तैयार हो जाती है, उसका एक जिंदा डिजिटल क्लोन बन जाता है। इसके बाद मीरा राघव को पुरानी दिल्ली के एक सीक्रेट बेसमेंट न्यूज रूम में ले आती है। वहां दीवार पर एक जायंट व्हाइट बोर्ड था, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था गोस्ट डेटाबेस। देखिए, ये कोई एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर नहीं है। ये टेलीकॉम लीक्स, बैंक KYC डम्प्स, इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स और स्कूल डेटाबेसेस, इन सभी को मिलाकर बनाया गया एक अनऑफिशियल फुली ऑटोमेटेड नेटवर्क है। अलग अलग जगह से आए लीक्स को मर्ज करके आपका एक मास्टर प्रोफाइल बनाया जाता है। आपकी आमदनी, आप कहाँ ट्रैवल करते हैं, आपकी लोकेशन की हिस्ट्री, सब कुछ एक ही जगह फीड हो रहा है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि भाई, इस गोस्ट डेटाबेस को आखिर चला कौन रहा है? इसका कंट्रोल किसके पास है? मीरा का जवाब था एवरीवन एंड नो वन। हर कोई इसे यूज कर रहा है, पर किसी एक का कंट्रोल नहीं है। स्कैमर्स इसके छोटे छोटे हिस्से खरीदते हैं। पॉलिटिकल ग्रुप्स वोटर प्रोफाइलिंग के लिए इसका डेटा निकालते हैं और इलीगल लोन ऐप्स इसी डेटा को यूज करके अपने डेंजरस साइकोलॉजिकल टारगेटिंग मॉडल्स बनाते हैं। लोग बस यही सोचते रह जाते हैं कि यार, मेरा तो थोड़ा सा डेटा लीक हुआ है। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि बैकग्राउंड में उनका एक पूरा डिजिटल एग्जिस्टेंस, उनका डिजिटल क्लोन कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। और ठीक उसी वक्त एक चिलिंग मोमेंट आता है। मीरा और राघव ये सब डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक उनके सिस्टम पर अपने आप कुछ टाइप होने लगता है। स्टॉप डिगिंग, यू एक्सेस्ड रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क्स। और फिर स्क्रीन पर एक रेड पॉपअप ब्लिंक करने लगता है। अननोन लॉगिन डिटेक्टेड, लास्ट वार्निंग। 1 सेकंड के अंदर पूरे बेसमेंट का इंटरनेट कट हो जाता है। लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और मोबाइल नेटवर्क्स पूरी तरह से डेड। मीरा तुरंत समझ जाती है कि वो खतरनाक रिकवरी यूनिट उन्हें ट्रैक करते हुए उनके इस सीक्रेट ठिकाने तक पहुंच चुकी है। सेक्शन 4, द अल्टीमेट प्राइस। और यहां से शुरू होता है इस कहानी का आखिरी और सबसे दर्दनाक क्लाइमैक्स। बेसमेंट की पार्किंग में दोबारा वही ब्लैक SUVs शांति से आकर रुकती हैं। प्रोफेशनल टैक्टिकल गियर पहने हुए आदमी सीधा सीढ़ियों से ऊपर आने लगते हैं। उनका इरादा कोई पुलिस इंक्वायरी करना नहीं था, बल्कि इस सच को हमेशा हमेशा के लिए दफना देना था। बाहर से आती कदमों की आहट सुनकर मीरा जल्दी से एक हिडन लॉकर से एक हार्ड ड्राइव निकालती है और राघव के हाथ में थमा देती है। इस हार्ड ड्राइव में एक ऐसी सच्चाई का सबूत था जो सरकार की उस कोर सिक्योर वाली थियरी की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देता था। सेंट्रल कॉम्प्रोमाइज, जी हां, प्रूफ था कि बायोमेट्रिक एक्सेस टोकन्स को कॉपी किया जा चुका था। मीरा बताती है कि सालों पहले हुए एक इंटरनल ऑडिट में यह पता चल गया था कि बायोमेट्रिक टोकन्स डुप्लीकेट हो चुके हैं। ये भले ही पूरा सिस्टम हैक ना हो, पर पब्लिक का भरोसा तोड़ने के लिए इतना काफी था और इसीलिए इस डार्क रियलिटी को कभी बाहर नहीं आने दिया गया। अचानक दरवाजा टूटता है। अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है।
मीरा और राघव किसी तरह जान बचाकर उस 8 मंजिला बिल्डिंग के रूफटॉप पर भागते हैं। आगे सिर्फ 6 फुट का गैप था और सामने दूसरी बिल्डिंग की छत, और पीछे थे वो आर्म्ड रिकवरी एजेंट्स T-3। वो रूफटॉप के किनारे पर पूरी तरह से फंस चुके थे। T-2। मीरा राघव को वो हार्ड ड्राइव देती है और चिल्लाती है कि बस जंप करो। T-1। जैसे ही गनमैन छत का दरवाजा तोड़कर बाहर आते हैं, मीरा अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी तरफ फायर करते हुए चार्ज करती है ताकि राघव को वहां से निकलने का वक्त मिल सके। T-0। राघव बारिश और गोलियों की आवाज के बीच हवा में लीप मारता है। वो दूसरी बिल्डिंग की छत पर गिरता है और जैसे ही पीछे पलटकर देखता है, मीरा को गोलियां लग चुकी थीं और वो उस रूफटॉप से नीचे गिर जाती है। उस डेटाबेस का सच बाहर लाने के लिए उसने अपनी जान की कीमत चुकाई थी। अंधेरे और तेज बारिश के बीच अपनी सांसें रोके हुए राघव के हाथ में पकड़ी वो हार्ड ड्राइव अचानक से वाइब्रेट करती है। लैपटॉप स्क्रीन पर एक ऑटो रन नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। फाइल का नाम था घोस्ट एक्सेस फाइनल और स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन ब्लिंक कर रही थी जिसे पढ़ के लिटरली किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसमें लिखा था, इफ यू आर रीडिंग दिस दे ऑलरेडी नो हु यू आर। यानी अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो वो पहले से जानते हैं कि आप कौन हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट के खत्म होने पर हमें खुद से एक बहुत जरूरी और थोड़ा डरावना सवाल पूछना होगा। क्या इस डिजिटल दौर में हमारी कोई ऐसी आइडेंटिटी बची भी है जो पहले से ही किसी घोस्ट डेटाबेस का हिस्सा ना हो? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।